नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन बाय दिव्यांशु वैष्णव में। इस चैनल पर मैं आज से आपके लिए राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए जितने भी विशेष टॉपिक हैं सभी टॉपिक एक एक करके लाने वाला हूँ। ध्यान से देखते रहेगा, पूरे राजस्थान के इतिहास का अपन धूंधाड़ा निकाल देंगे। 1% ऐसा नहीं बचेगा जो आपके इन क्लासों को पढ़ने के बाद ना है। तो ध्यान से देखना, आज जिस इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपका मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास। भाई वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप तो करना ही मत। देखना हो जल्दीबाजी में तो स्पीड को अपनी बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर वीडियो के एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, सभी काम की बातें निकलेगी जो आपके प्रत्येक एग्जाम में काम आएगी। चाहे पुलिस का दो, एसआई का दो, आरपीएससी के एग्जाम दो, ठीक। तो ध्यान से देखो, ये तेरा भाई जोगिंदर बढ़िया क्लास बनाएगा। देखो मेवाड़, इस मेवाड़ के बारे में आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ के कुछ प्राचीन नाम हैं। मेवाड़ के प्राचीन नाम, मेवाड़ के 2-3 प्राचीन नाम मिलते हैं, दोनों तीनों आपको ध्यान रखने हैं। जैसे मेदपाट, प्रागवाट, ये 2 इसके क्या है प्राचीन नाम हैं। प्राचीन काल की यदि बात करूं, मतलब जनपद काल की या फिर महाभारत काल की, महाभारत काल या फिर मैं कहूं जनपद काल। तो इस प्राचीन काल में या जनपद काल में जो ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ अधीन था किसके या किसके अंतर्गत आता था? मेवाड़ का क्षेत्र सीवी जनपद के अंतर्गत, सीवी जनपद। अर्थात क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ का भूभाग प्राचीन काल में किस जनपद के अंतर्गत आता था, ठीक, तो आपका आंसर होगा सीवी जनपद। इस सीवी जनपद की राजधानी की बात करूं तो इस सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी मध्यमिका, मध्यमिका, और इसी का वर्तमान नाम है नगरी, जो किस जिले में पड़ता है वर्तमान में? चित्तौड़, नगरी चित्तौड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम मेदपाट, प्रागवाट, ठीक। महाभारत काल में या फिर जनपद काल में मेवाड़ किसका भूभाग था? सीवी जनपद का। सीवी जनपद की जो उस समय राजधानी हुआ करती थी वो हुआ करती थी मध्यमिका, और मध्यमिका को वर्तमान में नाम दिया गया है नगरी। ये नगरी आपके चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। ध्यान से देखते रहिए, बहुत सारी बातें आपके सामने निकलेगी। इस मेवाड़ के भूभाग पर, मेवाड़ पर 2 प्रमुख राजवंशों का अधिकार रहा है। 2 राजवंशों का अधिकार। 2 राजवंश कौन कौन से? प्रारंभिक जो राजवंश है उसका नाम है गुहिल वंश। वह गुहिल वंश से ही एक वंश निकला है जिसका नाम है सिसोदिया वंश। प्रारंभिक जो राजवंश रहा मेवाड़ का उसका नाम है गुहिल वंश, और गुहिल वंश के बाद का जो वंश आता है वो आता है सिसोदिया वंश। मित्रों, क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक ही स्थान पर सर्वाधिक समय तक राज करने वाला यदि कोई वंश है तो वो है आपका सिसोदिया या फिर गुहिल वंश। सिसोदिया वंश 1326 से लेकर जब तक कि महाराणा भूपाल सिंह जी जिंदा रहते हैं 1952 तक, तब तक इसी स्थान पर राज करता है। इसी कारण से दुनिया का एकमात्र राजवंश जो सर्वाधिक समय तक एक ही भूभाग पर राज करता है वो क्या बनता है? आपका सिसोदिया राजवंश। प्रारंभ में हम बात करेंगे गुहिल राजवंश की, ठीक है मित्रों। तो ध्यान से देखते जाइए, गुहिलों के बारे में अपन बात करेंगे। देखो गुहिल वंश, गुहिल राजवंश। क्वेश्चन आ जाए कि कहां पर किस रियासत पर इसका अधिकार रहा है, तो वो है आपका मेवाड़। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, तो आपका आंसर क्या होगा मित्रों? मेवाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत की बात करूं तो वो क्या है? मेवाड़। अब 2-3 बातें यहां की यहीं आपको याद रखनी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, ठीक। संस्थापक गुहिल। राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़, संस्थापक झाला मदन सिंह। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, आपका आंसर होगा मारवाड़ या फिर जोधपुर। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत, आपका आंसर होगा शाहपुरा भीलवाड़ा। मित्रों, 4 रियासतों की मैंने आपसे चर्चा की। मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, झालावाड़ राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत, मारवाड़ या जोधपुर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, और शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। भैया वो आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, जैसे ही बोर्ड अपन गरीबी में चल रहे हैं, देखो अभी
समझ रहे हो मेरी बात को? बोर्ड देखकर आपको पता लग रहा होगा कि वीडियो बनाने की क्षमताएं कितनी है। मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं कि आप तक अपनी बात को पहुंचा दूं। आने वाले जितने भी कंपटीशन में सब में आपके काम आने वाला है, ठीक, चिंता की कोई बात नहीं। यो थारो भाई जोगिंदर। ध्यान से स्क्रीनशॉट लेते रहें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए, अब हम बात करते हैं आपके गुहिल वंश की। गुहिल वंश, ध्यान से देखना मित्रों, कई सारी काम की चीजें मैं आपको एक ही साथ बता दूंगा। गुहिल वंश, इस गुहिल वंश का जो संस्थापक माना जाता है, उस संस्थापक का आपको नाम ध्यान रखना है। संस्थापक, संस्थापक का नाम ही गुहिल है और इसी गुहिल के नाम पर नाम रखा गया है गुहिल वंश। देखिए, इस गुहिल वंश को माना गया है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ के जो गुहिल हैं वो किस वंश से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर होगा सूर्यवंशी। देखिए, सूर्यवंश में भगवान सूर्य से एक राजा हुआ जिसका नाम है विवस्वान। विवस्वान, इसी विवस्वान के कुल में पैदा हुआ दशरथ। इसी दशरथ के 4 पुत्र हुए और एक पुत्र का नाम है राम। इसी राम के 2 पुत्र हुए, एक का नाम लव और एक का नाम कुश। ठीक, इसी कुश का 108वां वंशज वो माना जाता है विजय भूप। मित्रों, गुहिल सूर्यवंशी है। देखिए, सूर्य से उत्पत्ति थी किसकी? विवस्वान की। विवस्वान के वंश में पैदा हुए दशरथ, दशरथ के हुए राम, राम के लव व कुश। कुश का 108वां वंशज हुआ है जिसका नाम है विजय भूप। अब मित्रों, जितने राजा हुए हैं विजय भूप तक, इन सब तक की जो राजधानी है वो राजधानी है अयोध्या। क्या है? अयोध्या। विजय भूप तक। अब ये विजय भूप चलाता है कहां पर? वल्लभी नगर, गुजरात। वल्लभी नगर, गुजरात। देखिए मित्रों, जो कर्नल जेम्स टोड है, वो टोड के अनुसार यदि बात की जाए तो इन गुहिलों की उत्पत्ति मानी जाती है गुजरात के शासक या फिर वल्लभी नगर के शासक इसी शिलादित्य से। मित्रों ध्यान से देखिए, गुहिल वंश सूर्यवंशी है। सूर्य से विवस्वान नामक एक राजा हुआ, दशरथ हुआ, राम के लव कुश हुए। कुश का 108वां वंशज हुआ है जिसका नाम है विजय भूप। इस विजय भूप तक राजधानी क्या थी? अयोध्या। यह विजय भूप भाई आता है कहां पर? गुजरात, और नगर बसाता है जिसका नाम है वल्लभी नगर। इसी वल्लभी नगर के विजय भूप, ध्यान से देखो, इस विजय भूप का भी 6ठा वंशज हुआ है मित्रों। 6ठा वंशज, इस 6ठे वंशज का नाम है शिलादित्य। शिलादित्य। देखो, विजय भूप का 6ठा वंशज कौन? शिलादित्य। इसी शिलादित्य से उत्पत्ति मानी है किसकी? गुहिल की। किसकी उत्पत्ति मानी गई है? गुहिल की। ये बता रहा हूं मैं आपको किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिलों की जो उत्पत्ति मानी गई है यह गुजरात या वल्लभी नगर के शासक शिलादित्य से मानी गई है। ठीक, इसी शिलादित्य के पैदा हुआ कौन? गुहिल। इस गुहिल के पिता तो कौन है? शिलादित्य। पिता कौन? शिलादित्य। और इस गुहिल की माती जिसका नाम है पुष्पावती। पुष्पावती। मित्रों ध्यान से देखना, गुहिल वंश सूर्यवंशी, सूर्य से विवस्वान, दशरथ राम, राम का कुश, कुश का 108वां वंशज हुआ जिसका नाम है विजय भूप। इसी विजय भूप का 6ठा वंशज हुआ जिसका नाम है शिलादित्य, और इसी शिलादित्य से उत्पत्ति हुई थी किसकी? गुहिल की। यह सब बताया मैंने किसके अनुसार? कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। ठीक मित्रों, स्क्रीनशॉट आप इस चीज का ले लो और ध्यान से देखिए। मित्रों, गुहिल, इस गुहिल के पिता का नाम मिलता है शिलादित्य। शिलादित्य। गुहिल की मां का नाम मिलता है पुष्पावती। पुष्पावती। कहा जाता है कि यह शिलादित्य अरबों के आक्रमण के समय लड़ता हुआ मारा जाता है। ठीक, जब शिलादित्य मर जाता है
तो ये पुष्पावती जो इसका बेटा है गुहिल, इस गुहिल को लालन पालन के लिए दे देती है किसे? कमलावती ब्राह्मणी को। कमलावती ब्राह्मणी, इस कमलावती ब्राह्मणी के पास ही इस गुहिल का लालन पालन होता है। ये कमलावती इस पुष्पावती के बालक को गुफा में रखा करती थी। कहाँ पर? गुफा में। गुफा में रहने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ता है? गुहिल पड़ता है। मित्रों, मैंने आपसे अभी कहा कि ये जो गुहिल वंश है ये क्या है? सूर्यवंशी है। क्या है? सूर्यवंशी। ठीक, सूर्यवंशी टोड के अनुसार मैंने आपको बताया कि गुहिलों की उत्पत्ति, गुहिलों की उत्पत्ति, ये गुहिलों की उत्पत्ति किससे है? गुजरात के शिलादित्य से। गुजरात के शिलादित्य से। ठीक, जबकि एक इतिहासकार हुआ है अकबर के दरबार का जिसका नाम है अबुल फजल। इस अबुल फजल के अनुसार इन गुहिलों की उत्पत्ति, गुहिल की उत्पत्ति, ये गुहिलों की उत्पत्ति मानी गई है मित्रों ईरान के शासक नौशेखा आदिल से। नौशेखा आदिल। देखो मित्रों, सूर्यवंशी भी माने जाते हैं, जबकि एक इतिहासकार हुआ है जिसका नाम है अबुल फजल। इस अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति हुई है ईरान के शासक नौशेखा आदिल से। दैट इज इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको यह ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए अबुल फजल के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो मानी जाती है ईरानी शासक नौशेखा आदिल से। देखो मित्रों, सूर्यवंशी होने का मत गुहिल वंश में इसके ध्वज से भी चलता है। जो मेवाड़ का राजध्वज है उस ध्वज का मैं एक बार बना देता हूं छोटा सा। इस प्रकार से वो ध्वज बना हुआ है। ठीक, और इसके बीच में जो बना हुआ है वो है सूर्य। मेवाड़ का ये राजध्वज है, बीच में क्या बना हुआ है? सूर्य। एक तरफ एक योद्धा है, एक तरफ एक और योद्धा है। एक तरफ जो योद्धा है वो है भील योद्धा, दूसरी तरफ जो योद्धा है यह है राजपूत योद्धा। ठीक मित्रों, भील योद्धा, राजपूत, ये मेवाड़ का राज चिन्ह है, राजध्वज है। ठीक, इसमें बीच में सूर्य बना हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये इनकी उत्पत्ति सूर्य से मानते हैं। ठीक, एक तरफ भील योद्धा बना हुआ है, एक तरफ राजपूत योद्धा बना हुआ है। इस भील योद्धा के हाथ में क्या है? भाला है, और इस राजपूत योद्धा के हाथ में क्या है? तलवार है। और यहां पर एक पंक्ति लिखी हुई है मध्य में ध्वज के नीचे, वो पंक्ति लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, जो कि मेवाड़ का आज भी आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन आ जाए मेवाड़ का आदर्श वाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, और ये शब्द निकले थे महाराणा प्रताप के मुंह से। प्रताप के द्वारा ये कहे गए जो वाक्य हैं यही आज भी मेवाड़ के आदर्श वाक्य माने जाते हैं। तो भैया वो स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आप ध्यान से याद कर सकें। देखिए, यदि बात करूं मेवाड़ में कौन कौन से वर्तमान में जिले आते हैं, मेवाड़ में वर्तमान जिले अर्थात कौन कौन से जिले हैं जो मेवाड़ राज्य का भूभाग थे, तो आपको ध्यान रखना है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये 4 जिले जो हैं वर्तमान में राजस्थान के, ये उस समय मेवाड़ राज्य के अधीन आते थे। ठीक, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। अब मित्रों मैं आपसे बात करता हूं एक एक शासक की। पूरे शासकों का इतिहास अपने को पढ़ना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए, गुहिल, इस गुहिल को क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। संस्थापक किसका? मेवाड़ रियासत का। क्वेश्चन आ जाए मेवाड़ रियासत का संस्थापक कौन? गुहिल। गुहिल ने मेवाड़ रियासत की स्थापना की कब? 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में गुहिल ने मेवाड़ रियासत की क्या कर दी? स्थापना कर दी। इसके पिता का नाम मैं आपको बता चुका हूं, शिलादित्य। माता का नाम क्या था? पुष्पावती। कमलावती नामक ब्राह्मणी ने इसकी देखरेख की, लालन पालन किया। गुफा में रहने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? गुहिल पड़ा। इसी गुहिल के वंश में आगे जाकर एक प्रथम प्रतापी शासक हुआ मेवाड़ का, उसका नाम है काल भोज, और इसी काल भोज को कहा जाता है बाप्पा रावल।
यदि कालभोज या बप्पा रावल के टाइम पीरियड की बात करें तो इसका कालखंड 434 से 734 से 753 ईस्वी तक माना जाता है। ध्यान से देखिए बप्पा रावल। इस कालभोज या बप्पा रावल को मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है। मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक। क्वेश्चन आ जाए, मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है? बप्पा रावल को। इस बप्पा रावल को इसका मूल नाम जो है वो कालभोज है। मूल नाम क्या है इसका? कालभोज। बप्पा रावल इसकी उपाधि है। उपाधि क्या है? बप्पा रावल। और ये उपाधि इसे दी गई थी इसके गुरु कौन थे इसके? हारित ऋषि। हारित ऋषि ने इसे उपाधि दी थी किसकी? बप्पा रावल की। मूल नाम क्या है? कालभोज। ध्यान से देखो, कालभोज या बप्पा रावल जो मेवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक माना जाता है, मूल नाम इसका कालभोज है, गुरु इसके हारित ऋषि थे। यदि पिता की बात करूं तो इसके पिता का नाम था महेंद्र सेकंड। इस महेंद्र सेकंड ने भीलों के ऊपर अत्याचार किया था और उसी कारण से भीलों ने इसकी क्या कर दी थी? हत्या। भीलों के डर के कारण ही इस कालभोज ने शरण ली थी अपने गुरु हारित ऋषि की, और इसी गुरु के आशीर्वाद से, हारित ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त करके इस बप्पा रावल ने आक्रमण किया था 734 में। 734 ईस्वी में किस स्थान पर? चित्तौड़ पर। कहां पर? चित्तौड़ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। देखो मित्रों, 734 में बप्पा रावल या कालभोज ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस समय जो चित्तौड़गढ़ का शासक था उसका नाम है मानमौर्य। या फिर जिसे मानमौरी भी कहा जाता है, मानमौरी। कालभोज ने 734 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ का शासक था मानमौर्य या फिर मानमौरी। इसी मानमौरी को पराजित करके 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने अधिकार किया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ पर। और चित्तौड़ पर स्थापना कर दी थी किसकी? गुहिल वंश की। गुहिल वंश का राज स्थापित कर दिया था कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। देखिए मित्रों, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण माना जाता है चित्रांगद मौर्य के द्वारा। चित्रांगद मौर्य के द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। 734 में चित्तौड़गढ़ का शासक था मानमौर्य, जिसे पराजित किया कालभोज या फिर बप्पा रावल ने। इसी बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया 734 में। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। इस मानमौर्य का एक शिलालेख भी मिलता है जिसे मानमौरी का शिलालेख कहा जाता है। और इसी मानमौरी के शिलालेख को लेकर जब कर्नल जेम्स टोड समुद्र से यात्रा कर रहे थे तो उसकी नाव में वजन बढ़ जाने के कारण कर्नल टोड ने इसी शिलालेख को समुद्र में फेंका था। मित्रों, क्वेश्चन आ जाए कि जेम्स टोड ने किस शिलालेख को यात्रा के दौरान समुद्र में फेंका था? वो है आपका मानमौरी का शिलालेख। मानमौरी का शिलालेख इसी मानमौर्य का है जिसे पराजित किया था कालभोज या बप्पा रावल ने 734 में। इस कालभोज को कहा जाता है चार्ल्स मार्टेल। भारत का चार्ल्स मार्टेल जो है किसे कहा जाता है? कालभोज को। और चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी थी सीवी वैद्य ने। इतिहासकार सीवी वैद्य ने कालभोज या बप्पा रावल को संज्ञा दी थी चार्ल्स मेटेल को। यह चार्ल्स मेटेल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने मुस्लिम सैनिकों को बाहर पराजित किया था। देखो मित्रों, यह कालभोज बहुत गजब का वीर शासक हुआ है। इस कालभोज ने जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको बार खदेड़ दिया था और कहा जाता है कि मुसलमानों की सेना का गजनी तक पीछा किया था। इसी कालभोज के नाम पर एक नगर है वर्तमान पाकिस्तान में जिसका नाम है रावलपिंडी। ये रावलपिंडी शहर, इसी स्थान पर कालभोज ने जब ये तुर्की की सेना का प्रतिरोध कर रहा था, अरबों का दमन कर रहा था, उसी समय इसी रावलपिंडी नगर की स्थापना की थी कालभोज ने। ठीक मित्रों, इस कालभोज की मृत्यु जो है वो 753 ईस्वी में हो जाती है और इसकी जो राजधानी थी कालभोज की वो राजधानी थी नागधा। इसी नागदा नामक स्थान पर कालभोज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आ जाए कि कालभोज की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है? आपके नागदा में। मित्रों, ध्यान से इस वीडियो को देखें, एक एक बात को देखें, क्योंकि बोर्ड छोटा है भाई। आपका भाई जोगिंदर मेहनत कर रहा है कि जैसे तैसे आपको पूरी पिक्चर इसी बोर्ड पे बता दे। ठीक, तो ध्यान से देखो, एक एक चीज खोल के बता दूंगा मैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो और वीडियो को बार बार देखें।
बप्पा रावल के बाद में एक ऐतिहासिक शासक होता है जिसका नाम है अलठ। देखिए, इस अलठ के बारे में आपको 2-3 फैक्ट याद रखने हैं। अलठ, इस अलठ ने मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई थी, मेवाड़ की दूसरी राजधानी, और वो मेवाड़ की दूसरी राजधानी थी मित्रों आहड़। क्वेश्चन आ जाए कि आहड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? इसी ने बनाया था, अलठ ने। इस अलठ की एक उपाधि मानी जाती है आलू राव। आलू राव इसकी क्या है? उपाधि है। इसी कारण से इसका पूरा नाम मिलता है आलू राव अलठ। आलू राव अलठ। अलठ जिसने मेवाड़ की राजधानी बनाया किसको? आहड़ को। आहड़ मेवाड़ की राजधानी है दूसरी। आहड़ मेवाड़ की राजधानी है दूसरी। क्वेश्चन आ जाए मेवाड़ की प्रथम राजधानी, तो मेवाड़ की प्रथम राजधानी क्या है मित्रों? नागदा। और नागदा राजधानी किसने बनाई थी? बप्पा रावल या काल भोज ने। मेवाड़ की दूसरी राजधानी आहड़। आलू राव इस अलठ की उपाधि मानी जाती है। 2-3 फैक्ट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका आंसर होगा क्या? अलठ। इसी अलठ ने मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम इंटरनेशनल ब्याह अर्थात अंतरराष्ट्रीय ब्याह, क्वेश्चन आ जाए राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह, या फिर मैं राजस्थानी भाषा में कहूं तो ब्याह, यह ब्याह जो है किसके द्वारा किया गया था? इसी अलठ के द्वारा किया गया था। इस अलठ ने एक हूण कन्या थी, हूण राजकुमारी, जिसका नाम था हरिया देवी। इस हरिया देवी के साथ परिणय बंधन में बंधा था कौन? आलू राव अलठ, जो कि राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह या फिर राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल मैरिज मानी जाती है। 2-3 फैक्ट। मेवाड़ की राजधानी आड़ किसने बनाया? आलू राव अलठ ने। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना किसने की? आलू राव अलठ ने। राजस्थान का प्रथम विदेशी विवाह किसने किया? आलू राव अलठ ने। किसके साथ किया? सुंदर भूरी आंखों वाली, गुंगराले बालों वाली कौन? हूण कन्या हरिया देवी। यो थारो भाई जोगिंदर। देखो भाई, इसी आलू राव अलठ ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों कि आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो शासक का नाम आपको ध्यान रखना है। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? वराह मंदिर का निर्माण अलठ के द्वारा। ध्यान रखो, मैंने अभी आपको बताया था कालभोज के बारे में, तो कालभोज ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था और उस मंदिर का नाम है एकलिंग नाथ जी का मंदिर। एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? कालभोज के द्वारा। कालभोज ने एक और मंदिर का निर्माण करवाया था, सास बहू का मंदिर। सास बहू मंदिर। और इसी सास बहू मंदिर का एक और नाम मिलता है जो है सहस्त्र बाहु मंदिर। क्वेश्चन आ जाए कि और ये सहस्त्र बाहु या सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में है। कहां पर है? नागदा में। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां पर है? यह है कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर। मित्रों, जो मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं वह सब एकलिंगनाथ जी के सामंत मानते हैं अपने आप को। क्वेश्चन आ जाए कि किस देव को अपना सामंत मानते थे मेवाड़ के सभी शासक? तो वो कौन है? एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था कालभोज ने। इसी कालभोज ने या बप्पा रावल ने सास बहू या शस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। कालभोज का मतलब आप समझ चुके हैं कि क्या नाम है? बप्पा रावल। ठीक मित्रों, तो इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मेवाड़ के इतिहास को हम आगे बढ़ा देंगे। मैं गारंटी के साथ लिख के दे दूं कि देखो मित्रों, संसाधनों की अपने पास अभी कमी है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि जैसे तैसे वीडियो आप तक पहुंच जाए। इसलिए आप यदि हमारे हौसले को बढ़ाना चाहते हैं और अपने कंपटीशन की राह को आसान करना चाहते हैं तो इस जीके दर्शन भाई दिव्यांशु वैष्णव नामक चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, घंटी बजा दो, झालर बजा दो, ताकि एक एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। ये आपका भाई जोगिंदर आप तक प्रत्येक वीडियो में इतिहास को समेट के उसके धुंधाड़े निकाल देगा। धन्यवाद मित्रों।